तो वेलकम स्टूडेंट्स आप सभी लोग हेलो 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 हेलो। तो वेलकम स्टूडेंट्स आप सभी का आपके अपने चैनल एसकेएम हिस्ट्री में फिर से स्वागत है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ बताएंगे और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें पढ़ने क्या वाले हैं आपको अच्छी तरीके से बताएंगे और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप तक अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल एसकेएम हिस्ट्री सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत आए। और हाँ मेरे पेरेंट्स, अब आपकी जो सोशल साइट्स की जो हमारी जो अन्य चीज़ें हैं जैसे कि एसकेएम हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल और हमारा क्या है जैसे कि तो जैसा आप सभी को मालूम है कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो मेरे पेरेंट्स आपको क्या करना है, अपने पढ़ाई को इतनी कंटिन्यूटी से पढ़िए कि आप लोग कोई दिक्कत आगे हो ही ना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप हमारी बातों को समझेंगे। आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, कक्षा 12 विषय रासायनिक विज्ञान 2022 मॉडल पेपर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की और skmhistoryclasses.com की सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। वहाँ पे जाकर के आप लोग क्या करना है, विजिट करना है और अच्छी तरीके से अपनी सारे पीडीएफ्स को प्राप्त कर लेना है, ठीक है। चलिए बहुविकल्पिक प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो पहला बहुविकल्पिक प्रश्न है कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा आपके सामने। देखिए क्या है हमारा, निम्नलिखित में सर्वाधिक स्थायी कौन है। इसमें अगर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, इस चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऐसा लग रहा है कि सर्वाधिक अस्थायी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें AS3 या SBS3 या PS3 या NS3 तो हमारा क्या होगा, सर्वाधिक अस्थायी NS3 सर्वाधिक अस्थायी होगा, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जो हमारा क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम क्या है। इसका सही क्रम क्या होगा इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। और इसका देखिए F इज़ ग्रेटर देन Cl या Cl इज़ ग्रेटर देन Br, Br इज़ ग्रेटर देन I। तो यहाँ से देखिए जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, पहला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो इसको आप लोगों को लिख लेना है, अच्छी तरीके से नोट कर लेना और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। तो हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है वह क्या होता है, तो वायु, मोनोजाइट रेत या रेडियम या नन ऑफ दीज। यहाँ पे अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि मोनोजाइट रेत। क्या हो जाएगा, मोनोजाइट रेत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी सही होगा, ठीक है। तो इससे आपको अच्छी तरीके से, आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो ठीक है, तो थोड़ा मुंह में दिक्कत होने के कारण आपको वीडियो थोड़ा आवाज़ कम सही जा रही होगी, लेकिन फिर भी हम उतना पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा अगर ना समझ में आए तो आप लोग प्लीज़ शांति से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के विभेद में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स पढ़ाने की स्थिति नहीं थी आज, क्योंकि आज मुंह में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है और अच्छी तरीके से आप लोग मालूम होगा कि आपकी क्लासेस रेगुलर हम देते रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी आज देने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो एक बार लाइक ज़रूर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या है कि ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के विभेद में किया जाता है। देखिए आपके 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या नन ऑफ दीज। यहाँ पे आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। ल्यूकास अभिकर्मक है, जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है वह क्या होता है, सांद्र Cl प्लस निर्जल ZnCl2 या PdBaSO4 या तनु HCl प्लस निर्जल ZnCl2 या नन ऑफ दीज। यहाँ पे अगर आंसर की बात करते हैं मेरे पेरेंट्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। तो ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो हम उन्हीं प्रश्नों को लिए हैं मेरे पेरेंट्स जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपकी देखिए जो skmhistoryclasses.com वेबसाइट है वहाँ पर आप विजिट कर सकते हो, वहाँ से भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई कराई जा रही है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती, ऐसी कौन सी अमीन है जो कार्बिल अमीन अभिक्रिया नहीं देती है, ठीक है।
तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, CH3 CH2 NH2 या CH3 NH2 या CH3 NS CH3 या C6 CH5 NH2। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करते हैं, आंसर क्या हो जाएगा CH3 NS CH3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो आगे प्रश्न की बात करेंगे, आगे आपके प्रश्न आएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। जितना आपके लिए बहुविकल्पी, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, आंकिक प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, उतना आपके लिए अति लघुत्तरीय प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स क्योंकि आपका जो नंबर गेन है इसी सब प्रश्नों से आपको आता है। और जानते हैं जो आपका केमिस्ट्री विषय है, यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्नों को पूछा जाता है और जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न नहीं होते हैं, सिंपल होते हैं। अगर आप लोग सिंपल तरीके से इसको पढ़ेंगे तो आपको सिंपल ही लगेगा, और आप मान लेंगे कि कठिन है तो कठिन ही लगेगा। ठीक है, चलिए जो प्रश्न है आपका क्या है, अभिक्रिया का वेग दर क्या है। इसमें अभिक्रिया का वेग दर क्या होता है उसके बारे में आपको हम थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि अभिक्रिया की वेग दर क्या होती है। ठीक है, देखिए वह दर, ठीक है, वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है। क्या होता है, यानी कि वह दर जिस पर समय के साथ साथ, किसके, समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण, जो अभिकारक पदार्थों का जो सांद्रण है, ठीक है, परिवर्तित होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि एक परिभाषा और इसकी क्या होती है, यदि सूक्ष्म अंतराल dt में, किसमें, यदि सूक्ष्म अंतराल, ये हमारा अंतराल क्या है, समय है, dt में अभिकारक के dx मोल उत्पाद में परिवर्तित होते हों तो क्या हो जाएगा, देखिए तब अभिक्रिया की वेग क्या होगी, dx अपान dt, क्या होगी, dx अपान dt होगी। यदि अंतराल dt में, किसमें, यदि अंतराल dt में अभिकारक के de मोल यानी dc मोल, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, dc मोल शेष रहते हैं तो अभिक्रिया का वेग देखिए तब क्या हो जाएगा, dc अपान dt। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न है और आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करेंगे और बताने का भी प्रयास करेंगे। चलिए आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तापीय गुणांक क्या है, तापीय गुणांक क्या है, अभिक्रिया के वेग से इसका संबंध बताइए। तो तापीय गुणांक क्या है, अभिक्रिया से, अभिक्रिया के वेग से इसका संबंध बताना है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए ऐसे प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटे प्रश्न हैं लेकिन आपको नंबर जरूर देकर जाएंगे। ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए प्रश्न है, इसीलिए हम इन प्रश्नों को हम आपके सामने लाए हैं। इस प्रश्न से भी आपको यह आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के प्रश्न हमारे पूछे गए हैं पिछले सालों में और इस साल भी कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको आइडिया एक बार हो जाएगा, अगर आप इस मॉडल पेपर को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के प्रश्न हमारे प्रश्न में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तापीय गुणांक 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर के, ठीक है, तापीय गुणांक 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर के दो भिन्न तापों पर, किस पे, इसके ताप क्या है, दो भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग हैं, पर वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है, वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आगे चलते हैं। वेग स्थिरांक का तापीय जो गुणांक होता है, वेग स्थिरांक का जो तापीय गुणांक होता है क्या होता है, T+10⁻0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान क्या हो जाएगा, अपान T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, यह प्राप्त मान 2 और 3 के मध्य होता है। जो प्राप्त मान होता है वह 2 और 3 के मध्य होता है। तो ये आपका अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हम लाए हैं आपके सामने जो एग्जाम में आपके आए हुए हैं। कारण सहित बताइए कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया की कोट की है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया आपकी दी है यह किस कोट की अभिक्रिया है, इसको आपको बताना है और आपको अच्छी तरीके से समझाना है कि जो अभिक्रिया है किस कोट की है। तो देखिए CH3COO C2H5 H2O क्रिया करके क्या बना रहा है, CH3COOH C2H5OH बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करके आपको बताते हैं। प्रश्न में उल्लिखित अभिक्रिया में एस्टर यानी जो एस्टर है हमारा CH3COO C2H5 का जल अपघटन, यानी कि इसका क्या हो रहा है, हमारा जल अपघटन हो रहा है। ठीक है, चूँकि इस अभिक्रिया में यानी जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया में केवल एस्टर के अणुओं की सांद्रता परिवर्तित होती, क्या होती है, एस्टर के अणुओं की सांद्रता परिवर्तित होती है। अतः यहाँ प्रथम की अभिक्रिया है।
क्या होती है हमारी प्रथम अभिक्रिया है, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्यों प्रथम कोटि की अभिक्रिया है? क्योंकि इसमें देखिए केवल एस्टर के अणुओं की सांद्रता परिवर्तित हो रही है, बाकी और किसी की नहीं हो रही, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। वेग बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू CH3COO C2H5, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो आपको कहीं जाना नहीं है, लास्ट तक बने रहना और आपको अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 1/3 समापन के लिए, किसके लिए? 1/3 समापन के लिए प्रयुक्त समय के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिए। क्या प्राप्त करना है? व्यंजन प्राप्त करना है, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या हो जाएगा? स्मॉल r बराबर K इंटू A की पावर डैश, ठीक है। अब K की इकाई क्या होगी? R की इकाई अपान A की इकाई। अब यहाँ पे देखिए R की इकाई क्या होगी? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर मोल प्रति लीटर हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा? मोल से मोल कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, बचेगा सेकंड इनवर्स। तो ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से के की जो इकाई निकली हमारी, क्या निकली? सेकंड इनवर्स निकली, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला देखिए जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। अब इस प्रश्न को थोड़ा पढ़ते हैं। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का, किसका? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब इस अभिक्रिया का हमें क्या करना है? रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा? 2CH3CH2I प्लस Zn से क्रिया करके क्या बना रहा है? देखिए CH3CH2CH2CH3 बना रहा है और ZnI2 बना रहा है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न है और आप एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण देते हुए समझाइए कि, उदाहरण देते हुए हमें क्या समझाना यहाँ है कि ईथर लुईस बेस के समान व्यवहार का, जो ईथर है हमारा किसके समान व्यवहार करता है? लुईस बेस के समान व्यवहार करता है और अम्लों के साथ क्रिया करके ऑक्सोनियम लवण बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सोनियम लवण बनाता है। तो ये आपको हमें उदाहरण देते हुए समझाना है, ठीक है। तो कैसे समझाएंगे मेरे प्यारे, आपको देखिए अच्छी तरीके से समझना है। ईथर अणु में ऑक्सीकरण परमाणु पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। यानी जो ईथर का अणु है इसमें क्या होता है कि ऑक्सीकरण परमाणु पर जो ऑक्सीकृत होते हैं, ठीक है, उस परमाणु पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित, जो इसमें क्या होते हैं? 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि 2 बंध ये बना सकता है, ठीक है, उपस्थित होते हैं, जिसके कारण यह प्रबल अम्लों के प्रति क्षारक जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। जिसके कारण यह क्या करता है कि अम्लों के प्रति, किसके प्रति? प्रबल अम्लों के प्रति क्षारक जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब ईथर क्या है? C2H5O C2H5, ठीक है, सांद्र H2SO4 के साथ ऑक्सोनियम लवण बनाता है। क्या बनाता है? सांद्र H2SO4 के साथ क्या बनाता है? ऑक्सोनियम लवण बनाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो आपका समीकरण बनेगा, क्या बनेगा? C2H5 का होल ट्वाइस O प्लस H2SO4 और क्या बनेगा? C2H5 का होल ट्वाइस OH की प्लस HSO4 की पावर माइनस, ठीक है। अब देखिए जो अगला प्रश्न है जो बना हमने आपको बताया। अब देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में यौगिक A तथा B को पहचानिए एवं संबंधित संतुलित रासायनिक समीकरण को भी लिखिए। तो देखिए अब क्या हो गया यहाँ पे? CH3COONH3 P2F5 की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? A यहाँ बनता है और 4H SNHCl B यहाँ बनेगा। तो इन दोनों का हमें निकालना है कि ये दोनों क्या क्या बनेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करें और आपको बताने का भी प्रयास कर रहे हैं। देखिए CH3CONH3 P2O5 प्लस CH3CN प्लस H2O, यहाँ क्या बन रहा है? एसीटेमाइड बन रहा है और ये हमारा क्या? एसीटेमाइड है। और यहाँ पर P2O5 उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं मेरे प्यारे, तो ये बनता क्या है? बनेगा क्या? CH3CN प्लस H2O बनेगा और ये इसको क्या कहते हैं? मेथिल साइनाइड बनेगा, ठीक है। तो ये आपका बनेगा। अब चलिए अगला जो प्रश्न हमारा क्या है? CH3CN मेथिल साइनाइड है। अब ये देखिए अगर 4H SN प्लस HCl की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? CH3CH2NH2 बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? एथिल एमीन या B, यह हमारा B वाला तत्व बन रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको देखिए सारी चीज़ें जो प्रश्न थे इंपॉर्टेंट आपको बताया। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बता सकते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।